नमस्कार, देश की बात में हाजिर। और पहले बात कर्नाटक चुनावों की, जहां प्रचार 10 मई को मतदान से पहले चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष से लेकर विपक्ष के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनावी रैलियों में जुटे हुए हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरी कर्नाटक के सिंधानूर और कलबुर्गी में कार्यक्रम उनका रहा है। गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु में रहे हैं। राहुल गांधी ने आज चिकमंगलूर में रोड शो किया है, तो प्रियंका गांधी ने चिंतामणि और होसाकोटे में रैलियां की है। ये आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं कर्नाटक की कि किस तरह से जो हमारे पार्टियों के दिग्गज हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और तमाम वादे कर रहे हैं। तो आज अहम ये भी रहा, इन तस्वीरों से निकलते हैं और बताते हैं कि आज कांग्रेस ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसमें क्या क्या खास है आपको कुछ बिंदुएं बता देते हैं। कर्नाटक में बता दें कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा है। बीपीएल परिवार के हर सदस्य को प्रति महीने 10 किलो चावल, 1 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई है। साथ ही महिला सशक्तिकरण, किसानों के लिए भी कई वायदे हैं। ग्राम पंचायतों में भारत जोड़ो सामाजिक समरसता समिति का गठन है। लोक लुभावन वादों के साथ ही नफरत फैलाने वाले संगठनों का भी जिक्र है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है और दावा किया है कि सत्ता में आने के बाद नफरत फैलाने वाले ऐसे संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कल ही, ये आप कांग्रेस का देख रहे हैं, और कल ही हम आपको बता दें कि बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आया था और बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो कल जारी किया था और उसके भी कुछ हम बिंदु आपको बता देते हैं कि उस घोषणा पत्र में, जिसमें अहम ये था कि एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक सहायता लागू करेंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को साल में 3 कुकिंग गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। 3 छुट्टियों में भी जिक्र है, सिलेंडर दिए जाएंगे। आधा लीटर दूध दिया जाएगा फ्री। 5 किलो अनाज दिया जाएगा। बेंगलुरु को सपनों का नगर बनाया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन यानी उसमें तब्दील किया जाएगा। एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक सहायता लागू होगी। राम नगरी में राम मंदिर को भव्यता और अंजन नादरी पर्वत पर हनुमान जन्म स्थान विकसित किया जाएगा और बेरोजगारों को रोजगार भी इसमें शामिल है। तो अपने आप में किस तरह से देखें इस मैनिफेस्टो को, और आज हम समझेंगे कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस में किस पार्टी के चुनावी वायदे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान है के शर्मा, प्रवक्ता है बीजेपी के, और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ निजाम फौजदार, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। के शर्मा का इंतजार कर रहे हैं, वो जैसे जुड़ेंगे। तो निजाम फौजदार, पहले आपसे, जो लोक लुभावन वादे हैं, भरमार है उनकी चुनावी इसमें घोषणा पत्र में, बहुत जरूरी हो गया ये। नहीं निधि जी, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, एक मोर और लेस एक स्टेट का बजट के जैसे लगता है। हम चाहते हैं कि ये राज्य में, कर्नाटका में एक 360 डिग्री डेवलपमेंट हो। जो पिछले 3-4 साल से जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने काम किया है, 40% सरकार ने जो काम किया है, लोगों को लूटने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है। ऑलमोस्ट बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर आज चरमराया हुआ है। कल बारिश हुई तो ऑलमोस्ट पूरा जो आईटी कॉरिडोर था वो डूब गया था। इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो उसको खत्म कर दिया है। यहाँ पे कर्नाटक में एम्प्लॉयमेंट सरप्लस हुआ करता था 3-4 साल पहले तक। आज 2.5 अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया है। इन्होंने यहाँ पे कम्युनलाइज करने की हर कोई कोशिश की थी 4-5 अलग अलग इंसिडेंट्स में, लेकिन यहाँ के कर्नाटक के लोगों ने उस चीज को नकारा। लेकिन यही फौजदार साहब, मैं यही समझना चाहूंगी कि धर्म के क्षेत्र में तो कांग्रेस ने भी कदम रख ही दिया है पहले। अब हमारे साथ के शर्मा भी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद के शर्मा जुड़ने के लिए। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है और कांग्रेस ने भी लोक लुभावन वादे किए हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? निधि जी, देखिए, कांग्रेस का इतिहास जो अभी पिछले आप कई वर्षों से देख रहे हैं, विभिन्न राज्यों में जाते हैं, गारंटी देते हैं। आप आसाम में देख लीजिए, 7 गारंटी,
इसके बाद उत्तर प्रदेश में तमाम गारंटी, इसके बाद आप उनको देखिए उत्तराखंड में तमाम गारंटी, आप गुजरात में देखिए, इसी तरह से अभी उन्होंने वहाँ भी जाकर जो है कर्नाटक में गारंटी की बात की है। लेकिन हम ये कहते हैं आपकी वारंटी ही चली गई है, कोई जनता सुन के आपके नेतृत्व पर विश्वास ही नहीं कर रही है। ना आपकी पार्टी आपके नेतृत्व पर विश्वास करती, ना आपके नेतृत्व पर जनता विश्वास करती है, ना आपकी जो है बातों पर लोगों को विश्वास रहा है, क्योंकि उसका उदाहरण साफ साफ देखने को मिला है। आप राजस्थान में जो घोषणा किया आज तक पूरा नहीं कर पाए। आप वहां भी बेरोजगारी भत्ता की बात करते थे, आप वहां भी किसानों की बात करते थे। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, जनता ने वहां भी पूरा नहीं किया, इसीलिए देश भर में आपको नकारा है। आज आपने क्या किया है कर्नाटका में? आप कर्नाटका में रोज अपने मुद्दे बदल रहे हैं। आप यदि मुद्दों पर होते तो माननीय प्रधानमंत्री जी को नालायक शब्द नहीं बोलते, जहरीला सांप नहीं बोलते, ये कोई सामान्य लोग नहीं बोल रहे हैं। ये खड़गे जी जैसे व्यक्ति जो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है बल्कि वो कर्नाटक के रहने वाले हैं, कर्नाटक की जनता की भावना को समझ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि हम इनको नहीं कर सकते। ठीक है फौजदार जी, एक बात पूरा कर दो, एक बात पूरा कर देता हूं, फिर आप बोले जाइए। आज उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में क्या घोषणा किया? मैनिफेस्टो में जानबूझ के तुष्टीकरण की नीति को लेकर आए हैं, इस बात के लिए कि हम बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं। एक पीएफआई जो कि प्रतिबंधित संगठन है, एक देश भर में प्रतिबंधित संगठन की तुलना आप जो है बजरंग दल से कर रहे हैं, और आपके पास बजरंग दल के लिए क्या वहां पर तथ्य हैं? लेकिन क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि आप चुनाव जमीन ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति। फौजदार जी, जो है फौजदार जी की बात करते हैं, मुसलमानों के तुष्टीकरण की। ठीक है, 2022 में संगठन को बैन किया गया, पीएफआई को यूएपीए के तहत। उसकी अगर तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में कदम रखने क्या जरूरत? नहीं, देखिए निधि जी, हमने जस्टिस और पेज नंबर हमारे मैनिफेस्टो के पेज नंबर 11 पे ये है, लॉ एंड जस्टिस ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। उसमें लास्ट पैराग्राफ है, मैं पढ़ देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। द कांग्रेस पार्टी इज कमिटेड टू टेक फर्म डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडिंग हेट्रेड अमंग कम्युनिटीज on grounds of caste and religion. We believe that law and constitution is sacrosanct and can be violated by individuals or organizations like Bajrang Dal, PFI or any other promoting organizations promoting enmity and hatred. Whether among majority or minority communities, we will take decisive action as per law, including imposing a ban on such ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा कि पहले सुधर जाओ भाई, अगर आप नहीं सुधरते हैं, आप फिर भी फेक न्यूज फैलाएंगे, लोगों में हेट्रेड फैलाएंगे, जहर का माहौल बनाएंगे, तो हमने कहा कि अगर ऐसे करते रहोगे तो हम आपको भी बैन कर सकते हैं। पेज नंबर 11 पे पढ़ लीजिएगा के साहब, पहले हमारा मैनिफेस्टो थोड़ा माइक्रोस्कोप लगा के पढ़ लीजिए, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। निधि जी, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे इस कर्नाटक के शहर में, कर्नाटक के राज्य में लेकिन फौजदार जी, बीजेपी का जो सवाल यही है कि वो एक पीएफआई एक प्रतिबंधित संस्था है, उसके साथ बजरंग दल, आप वो अलग से कार्रवाई की बात कर सकते हैं, लेकिन साथ में रखना, क्या यही मकसद था कि एक तरह से इस पे इतना बवाल हो? टू पोलर ऑर्गेनाइजेशंस, ये पीएफआई हो सकता है, बजरंग दल हो सकता है। ये भी हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, ये भी हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। इद्रिस पाशा को जिस पुनीत ने मारा वो बजरंग दल से आता है। बजरंग दल कहां से आती है? बीजेपी से आती है। बीजेपी कहां से आते हैं वो सबको पता है। तो हम कहते हैं कि जो दो ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीमली पोलराइज्ड है, ये तो उन लोगों को कंट्रोल करना और मॉडर्न टू बेसिकली नॉर्मलाइज करने की बहुत जरूरत है। जी के शर्मा, देखिए निधि जी, मुझे बड़ा आश्चर्य, मैं पूरी तरह साफ आवाज उनकी नहीं आ रही है मेरे को, लेकिन जो भी मैं समझ पाया हूं उसके आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं जी। अब उनको कहिए थोड़ा बंद हो ना, ऐसे नहीं डिबेट होगा ना। वो पहली बार हम बात ही नहीं कर रहे। निधि जी, उनको समझाइए कि डिबेट में अपनी बारी पे बोले। नहीं, कोई और आवाज शायद मैं बस निधि जी इतना जी हाँ, एक इको भी हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा ठीक कराइएगा इस सिस्टम में।
जी। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आज आपको बजरंग दल की वहां पर ध्यान आया, बजरंग दल की बात आज ध्यान में आ रहा है। आपके राजस्थान में आपकी सरकार, आपके हिमाचल में सरकार, आपका जो है छत्तीसगढ़ में सरकार, 4-4 साल से आप सरकार चला रहे हैं। क्या राजस्थान में दंगे नहीं हुए? राजस्थान में दंगे नहीं हुए। अभी जो है छत्तीसगढ़ में 3-3 दंगे नहीं हुए। आपने बजरंग दल को बैठ कर पाया? आपके पास एक तथ्य, एक सबूत है वहां पर। आप यहां केवल इस बात को इसलिए लाए क्योंकि आपने अपने शासन के समय में पीएफआई के 1700 आरोपियों को छोड़ा है, पीएफआई संगठन के, जिनके ऊपर आतंकवाद से जुड़े हुए मुकदमे थे, जो मुजरिम थे। उन लोगों को आपने 1700 लोगों को वहां छोड़ा है। और क्या प्रशांत पुजारी से लेकर तमाम लोगों की जो हत्याएं हुई कर्नाटका में, उसमें पीएफआई के लोगों के हाथ नहीं थे? ये जो है हिंदुओं की जो हत्या कर्नाटका में होती रही, तो आप वहां आपके पास कोई तथ्य नहीं, राजस्थान में कोई तथ्य नहीं, कहीं नहीं। यहां इसको इस एजेंडे को क्यों लाना पड़ा आपको? इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इसके पहले ही जब तक इनकी घोषणा नहीं हुई थी, इनके नेता घूम घूम के कहते थे यहां पर कर्नाटका में कि हम पीएफआई का बैंड हटा देंगे, हम प्रतिबंध हटाएंगे। ये बार बार कहते थे वहां पर, जबकि इनके बस का नहीं है। केंद्र के द्वारा लगा हुआ प्रतिबंध है जो ये हटा नहीं सकते इस तरह, लेकिन केवल तुष्टीकरण के लिए बयान दे रहे थे। आज वही चीज क्या कह रहे हैं, जो मुस्लिम आरक्षण, जो धर्म के आधार पर जो आरक्षण है, जो कि संविधान जिसकी अनुमति नहीं देता, उस आरक्षण को हम पुनः ले आएंगे। अरे आप कितना तुष्टीकरण करोगे जनाब? ठीक है। तो एक ये मसला है, बिल्कुल के शर्मा ने अपनी बात सामने रखी, निजाम फौजदार हमारे सामने है, लेकिन एक और बड़ा मसला था इन जो मैनिफेस्टो में है, वो है किस तरह से फ्री में जो हमारे बीपीएल समाज के लिए इतना अनाज दिया जा रहा है, नंदनी दूध आप दोनों दल दे रहे हैं। अब के शर्मा, कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये एक आंकलन नहीं है कि किस तरह से ये एक जरूरत बन गई है राजनीतिक दलों की कि इतना फ्री में देना पड़े, क्योंकि ये हमारा दायरा इतना बढ़ गया है? ये भी एक चिंता की बात है आपसे शर्मा जी। नहीं, मैं निधि जी, इसमें दो विषय, एक फ्रीबीज है और एक सशक्तिकरण है। हमने जो घोषणाएं की हैं, हम उन बीपीएल परिवारों के लिए घोषणा किए हैं। हमने ये कहा है कि जो परिवार एफोर्ड नहीं कर पा रहा है आज की डेट पर, उसका बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, कुपोषण से वो पोषित है, ऐसे बीपीएल परिवारों को हम आधा लीटर दूध देंगे। ये हमारा सोच है। जो मेधावी छात्राएं हैं उनके पढ़ाई के लिए हम उनको सहयोग करेंगे। हमारा ये है, हम ये नहीं कह रहे कि पूरे कर्नाटक के सब लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। जो भी बच्चे, चाहे आईएएस का बेटा हो, चाहे किसी का बेटा हो, जो भी परीक्षा पास करेगा, यानी ग्रेजुएट हो जाएगा, 2000 रुपया दे देंगे। हर घर की महिलाओं को 2000 रुपया दे देंगे। हमने किसानों के लिए 2000 रुपए की बात की और राज्य सरकार ने उसमें 4000 रुपया और ऐड करके 10,000 रुपया दिया। वो सीमांत किसानों का इशू है। जी। हमने जो भी योजनाएं दी हैं, हम शौचालय बना रहे हैं तो अमीरों के घर में नहीं बना रहे, बिल्कुल। हम नल से जल पहुंचा रहे हैं तो अमीरों के घर पे नहीं है। पक्के मकान यदि हमने बनाए हैं तो वो गरीबों के लिए मकान बनाए, अमीरों के लिए नहीं बनाए। बिल्कुल। आज आप जो वहां पर कहते हो, जब आप इस तरह से फ्रीबीज बांटते हो सबके लिए, आप ये जो है रिश्वत है, ये घूस है, ये फ्रीबीज नहीं है, यही फ्रीबीज कहलाती है। निधि जी, आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है रक्षा कोटि, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसे रक्षा सूत्र और रक्षा कोटि तक कहा है। लेकिन फौजदार जी, आपने भी लोक लुभावन वायदे तमाम किए हैं और बीजेपी, अब आपने भी वो नंदनी दूध, आप भी बिल्कुल कॉपी एक तरह से कर रहे हैं उनकी। ना निधि जी, मुझे बहुत दर्द लगता है, दर्द होता है जब ये कहते हैं कि हम आधा लीटर दूध देंगे। कांग्रेस ने भी वो वादा किया है। नहीं, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। आप किस गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? आधा लीटर, अगर घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो आधे लीटर में क्या 100 ml पिलाएंगे? कौन सा मैल न्यूट्रिशन को आप ये कर रहे हो? मैं बोलना चाहता हूँ, आप कौन सी उस माँ का मजाक उड़ाना चाहते हो? वो कौन से बाप का मजाक उड़ाना चाहते हो? लेकिन आप कांग्रेस से भी यही कहा, मुझे कहा जा रहा है समय इतना ही है। फौजदार जी, मुझे कहा जा रहा है समय इतना है। 10 सेकेंड में मुझे दीजिएगा, 10 सेकेंड। मैं कहता हूं कि आप कांग्रेस गवर्नमेंट को लाइए, आप सबके घर, आपके सबके उद्योग और सबकी जिंदगी खुशहाल हो। लेकिन वादे सभी के एक जैसे ही हैं लोगों को लुभाने के लिए। शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे पास समय नहीं है।
नहीं है उनके पास कुछ। नहीं, इन्होंने जो बात कही मैं इनको बता दूं कि इनकी गरीबी की सोच क्या है। राहुल गांधी कह चुके हैं गरीबी कुछ नहीं होती, गरीबी एक मानसिकता होती है। तो जिनके नेता की सोच ये है, जो गरीबी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो व्यक्ति हमें गरीबी समझा रहे हैं। आप दोनों अपना काम कर रहे हैं जी, आप दोनों अपना काम कर रहे हैं। चुनावी वायदे आपने किए, आधा लीटर भी तो नहीं दे पाया। कर्नाटक में चुनाव है, ये बहुत अहम है। आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मेरे सहयोगी निहाल किदवई हैं, उनकी हम ग्राउंड रिपोर्ट आज की दिखाएंगे, लेकिन पहले निहाल का रोज की तरह आंकलन ले लेते हैं। निहाल, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज का क्या आंकलन है? आप देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है और किस तरह से ज्वलंत मुद्दे हैं। आपने सुना दोनों दलों के नेताओं को कि किस तरह से अपने मसले सामने रख रहे थे। जी, आपका आंकलन। देखिए, आज जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, कल बीजेपी ने किया था, फिर में ही है तो किया जाए। जेडीएस ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया था वहाँ भी था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विवाद शुरू हुआ है बजरंग दल को लेकर के। कांग्रेस बजरंग दल के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ शुरू से बयान देती रही है। इस बार मैनिफेस्टो में वो दिख रहा है। कांग्रेस को शुरू से लगता था कि पीएफआई और एसडीपीआई, जो कि राजनीतिक विघ्न है पीएफआई का, ऐसा माना जाता है, आधिकारिक तौर पर कोई इसको नहीं मानता है, तो मानना था कि एसडीपीआई की वजह से कांग्रेस के वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ता है और इसीलिए शुरू से ही वो पीएफआई और एसडीपीआई के बैन की मांग करती रही। इसके साथ कि केंद्र ही इस पर फैसला कर सकता है, राज्य सरकार का सब्जेक्ट नहीं है। और साथ ही साथ वो बजरंग दल के खिलाफ भी बोलती रही और बजरंग दल पर भी प्रतिबंध की मांग करती रही। पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, चुनाव है, हर मुद्दे जो होते हैं वो चुनाव से जुड़ते हैं। जैसे कि आपने नंदिनी और बनाम अमूल का जिक्र किया, वो भी देखिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा यहाँ बन गया, खास करके ओल्ड मैसूर रीजन जो है वहाँ। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कोरमंगला का इलाका है। यहाँ पर आपको बीजेपी का झंडा दिखेगा। यहाँ से अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह जी का रोड शो यहाँ से निकला था, तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर का। इसी बेंगलुरु के आसपास प्रियंका गांधी का रोड शो भी चल रहा है और अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास बेंगलुरु शहर में का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर भी प्रियंका गांधी का रोड शो होने जा रहा है, राहुल गांधी का रोड शो और साथ साथ बीजेपी के दूसरे नेताओं का भी। तो चुनाव यहाँ बिल्कुल अपने चरम पे है। छोटी छोटी बातों का जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो कि ऐसे माहौल में होता है और ऐसे में जो प्रवक्ता बैठे थे हमारे स्टूडियो में, वो जिस तरह की बहस कर रहे थे वो स्वाभाविक है। बिल्कुल निहाल, आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज जो निहाल ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आइए अपने दर्शकों को वो दिखाते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पहले किए कई चुनावी वायदों के साथ साथ कई नई घोषणाएं भी की, जिनमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार से एक महिला को 2000 रुपए महीने, बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपए और डिप्लोमाधारियों को 1500 रुपए महीना। बीपीएल परिवार के हर एक सदस्य को 10 किलो अनाज, 60 साल से ऊपर के पुजारियों, मौलवियों, पादरियों को हर महीने 5000 रुपए। लेकिन विवाद शुरू हुआ मैनिफेस्टो में किए गए इस वादे से कि पीएफआई और बजरंग दल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पेट में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया। हॉस्पेट के पास अंजनाद्री पर्वत पर हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बजरंग दल को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से तुलना करने पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता खुलकर बोले। मुझे लगता है बजरंग दल पीएफआई से 2 कदम आगे है। कैसे?
क्योंकि वो बच जाता है हिंसा कर इस तरह का करके। पीएफआई का देश और यहाँ सरकार नहीं है, वो बच नहीं पाता, उस पर कार्रवाई होती है, होनी भी चाहिए अगर कोई गलत कर रहा है। लेकिन बजरंग दल बच जाता है क्योंकि दिल्ली में, कर्नाटक में उसकी सरकार है। लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। बस सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि कोई भी हेट स्पीच दे या समाज को बांटने का काम करे, धर्म की राजनीति करे, तो आपको कार्रवाई करनी है। अगर राज्य कार्रवाई नहीं करेगा तो कोर्ट की अवमानना होगी। हम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करेंगे। जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इन तीनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में लोक लुभावने वादे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान है महंगाई से, जिसे दूर करने की कोशिश का इरादा भी तीनों में से किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल दुबई, एनडीटीवी। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक तरह से बवाल सा मच गया जब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें, अपनी आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में शरद पवार ने ये ऐलान किया और उसके बाद सभी जो उनके वहाँ पे कार्यकर्ता थे सख्ते में आ गए। जयंत पाटिल तो रोते तक नजर आए। बाद में एनसीपी के तमाम बड़े नेता पवार को मनाने में उनके घर पहुंचे। वो एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे कि शरद पवार पार्टी प्रमुख बने रहें और साथ ही एक कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त कर दें। 82 साल के पवार का ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब देश की सियासत बहुत अहम दौर से गुजर रही है। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में एनसीपी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खोया है और ये भी अटकलें थी किस तरह से जो अजीत पवार हैं उनके परिवार के वो जा सकते हैं, लेकिन उन सबको विराम भी लगा। लेकिन अब कुछ ही देर पहले अजीत पवार ने कहा है कि उन्होंने विचार के लिए 2 से 3 दिन का वक्त मांगा है। आइए सुन लेते हैं अजीत पवार को। स्तब्ध करूं आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने उनका मेरा सुनना चाहिए और ये यहाँ से कार्यकर्ता उठ के अपने अपने घर जाए, वहाँ घर जाके खाना खाए, नाश्ता करे। जो भी उन्होंने आज सुबह तक कुछ नहीं किया, वो उसको उनकी तबीयत के लिए भी वो ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने वैसा हमें बताया है और वैसा आह्वान हमने सबको किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना अब 10 दिन पुराना हो गया है। उनको लगातार विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो निराश हैं कि बृजभूषण शरण सिंह लगातार बयानबाजी कर रहा है मगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। विपक्ष के नेता लगातार उनके समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से बातचीत की कोई कोशिश नहीं हो रही है। पहलवान मायूस हैं कि बृजभूषण शरण सिंह रोज बयान दे रहे हैं मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनकी मांग है कि उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए। हमने हर लेवल पे हमने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी कोशिश की उस मामले को वहीं पे दबा दिया गया। तो जो वो बोल रहा है कि 12 साल से चुप थे, तो आप देख लीजिए 12 साल से हम चुप क्यों थे। हमें रेसलिंग करना था, हमारी लाइफ, हमारा कैरियर, सब कुछ हमारा दांव पे लगा होता है, इसलिए हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कभी भी। पहलवानों को समर्थन देने मंगलवार को राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पहुंचे। गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। ठीक है, गिरफ्तारी हो जाए, जेल में रहे। मेंबर पार्लियामेंट तो जेल में भी रहता है, वे निर्दोष साबित हो जाएंगे, छूट जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि एक परिवार की ये लड़ाई है, बाकी सारे पहलवान नहीं है। भाई, लड़की तो अगर अकेली भी होगी तो देश की बेटी है। अच्छा। अगर एक परिवार भी है तो उसके साथ। उधर बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों के धरने को किसान के आंदोलन, शाहीन बाग, टुकड़े टुकड़े गैंग आदि से जोड़ते हुए पहलवानों पर ही साजिश का इल्जाम मढ़ रहे हैं।
जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थीं, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थीं, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। हैरानी की बात इस मामले में दिल्ली पुलिस की चुप्पी है। यौन उत्पीड़न, पॉक्सो जैसे संगीन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक आरोपी से पूछताछ तक की कोशिश नहीं की है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो पहलवानों की एफआईआर दर्ज हुई थी। अब फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार है। फिलहाल सरकार की तरफ से अभी तक इस बाबत कोई बयान नहीं आया है। 3 दिन पहले अनुराग ठाकुर का बयान आया था जिसमें उन्होंने इस प्रदर्शन पर जो है वो आपत्ति जताई थी और कहा था कि उन्होंने कमेटी बनाई थी, कमेटी के सामने अपनी पूरी बात को रखना चाहिए था। फिलहाल डेडलॉक बरकरार है, धरना देने वाले पहलवान और सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। दिल्ली से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर्स में एक टिल्लू ताजपुरिया और सुनील मान की गैंग वॉर में हत्या कर दी गई। लोहे की नुकीली रॉड से उस पर 92 से ज्यादा बार वार किए गए। जितेंद्र गोगी गैंग के 4 लोगों पर हत्या का आरोप है। पिछले 1 महीने में तिहाड़ जेल के अंदर ये दूसरे गैंगस्टर की हत्या है। तिहाड़ जेल में कैदियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल अब खड़े हो गए हैं और अभी जेलों के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। जेलों में तलाशी की जा रही है। एशिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में मंगलवार की सुबह गैंगवॉर से हुई। जेल नंबर 8-9 के हाई रिस्क वार्ड में बंद दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर 33 साल के टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इसी जेल की पहली मंजिल पर बंद जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गे योगेश टुंडा, दीपक तीतर, राजेश और रियाज खान ने लोहे की ग्रिल तोड़कर उसे नुकीला किया और फिर ग्राउंड फ्लोर पर आकर टिल्लू पर 92 से ज्यादा वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। टिल्लू को बचाने आया रोहित नाम का कैदी भी घायल हो गया। जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की बहुत पुरानी दुश्मनी है। 2008 से लेकर अब तक दर्जनों हत्याएं दोनों ही गैंग के गुर्गों की हो चुकी हैं। आज सुबह करीब 6:15 बजे जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गे हैं योगेश टुंडा और उसके साथी, वो जेल नंबर 9 में पहली मंजिल पर बंद थे और वहां से उन्होंने लोहे की ग्रिल तोड़ी, उसको नुकीला किया, फिर वो चद्दर बांधकर जो है नीचे जो पहली जो ग्राउंड फ्लोर है जहां पर टिल्लू ताजपुरिया बंद था वहां पर पहुंचे और फिर इन लोगों ने टिल्लू ताजपुरिया पर उसी नुकीली लोहे के ग्रिल से 40 से ज़्यादा बार हमला किया और जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। दिल्ली के ताजपुर गांव का टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी कभी दोस्त थे, लेकिन कॉलेज की राजनीति को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और फिर 2008 में टिल्लू ताजपुरिया का आपराधिक सफर शुरू हुआ। टिल्लू और गोगी गैंग के बीच गैंगवार इस कदर चला कि बीते कई सालों में दोनों गैंग के कई गुर्गे मारे गए। हर हत्या में गुर्गे 50 से 100 गोलियां चलाते रहे हैं। टिल्लू पर जबरन वसूली, हत्या और लूटपाट जैसे 11 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 2016 में एक हत्या के मामले में सोनीपत पुलिस ने उसे रोहतक से गिरफ्तार किया, तब से वो जेल में था। 2018 में दिल्ली पुलिस ने टिल्लू और उसके गैंग पर मकोका लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक जेल आते ही टिल्लू ताजपुरिया ने गैंगस्टर नीरज बबाना और सुनील राठी से हाथ मिला लिया। इसके बाद 24 सितंबर 2021 को उसने रोहिणी कोर्ट में कोर्ट रूम के अंदर ही गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करवा दी। वकील बनकर आए 2 शूटरों को तब दिल्ली पुलिस ने मार गिराया था। तिहाड़ जेल में गोगी का करीबी रोहित मुई और हाल ही में मैक्सिको से पकड़ा गया दीपक बॉक्सर है। साजिश का शक उन पर है। वहीं जेल के अंदर टिल्लू के मारे जाने के बाद एक बार फिर गैंग वार का खतरा बढ़ गया है। बीते 14 अप्रैल को इसी जेल में गैंगवार में गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई और अब टिल्लू ताजपुरिया की। सवाल ये है कि जिन जेलों में
बड़े गैंगस्टर बंद हैं, उन्हीं जेलों में उनके विरोधियों को क्यों रखा जाता है? सूत्रों की माने तो कई गैंगस्टर पैसे देकर साजिश के तहत अपनी जेल बदलवा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच सीसीटीवी कैमरों से लैस इस जेल में आखिर हत्याएं कैसे हो रही हैं? नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और बात किसानों की, 40 से ज्यादा गांव के किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें काफी संख्या में महिलाएं भी हैं। किसानों का कहना है कि उनकी 5 सूत्रीय मांगों पर जब तक विचार नहीं किया जाता प्रदर्शन जारी रहेगा। इनकी मांगों में एक मांग सर्किल रेट का मुआवजा 4 गुना करने का भी है। किसानों का कहना है कि प्राधिकरण के अफसर उनकी मांगों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। बात G20 बैठक की। एक तरफ जहां श्रीनगर में G20 की बैठक की तैयारियां चल रही हैं, वहीं जम्मू से आवाज उठ रही है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि बैठक श्रीनगर में करने के पीछे मंशा दुनिया को दिखाने की है कि घाटी में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात दुष्प्रचार है। क्या जम्मू को एक बार फिर कश्मीर के मुकाबले नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या केंद्र सरकार दोनों के बीच भेदभाव कर रही है? क्या इस महीने में होने वाली G20 की बैठकें कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी होनी चाहिए? G20 की मीटिंग यहाँ होनी चाहिए। ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला बीजेपी से पूछ रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि उसकी मीटिंग लद्दाख में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं। क्या जम्मू इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहाँ नहीं होना चाहिए था? अफसोस है कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से किसी ने बात नहीं की कि यहाँ क्यों नहीं G20 हुआ। क्या वजह है? क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? और इस जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड क्या हमारी जेब में है? ये मामला तूल पकड़ चुका है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष ने भी कश्मीर की पार्टियों पर इस मसले को लेकर पलटवार किया और कहा कि वो जम्मू कश्मीर को बांटना चाहते हैं और शांति उन्हें पसंद नहीं। कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर की खुशहाली हाजम नहीं होती, कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर की तरक्की डेवलपमेंट से चिड़चिड़ापन आता है, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर अमन चैन भाईचारे और मोहब्बत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोगों के पेट में बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे जम्मू ही नहीं, कारगिल की पार्टियां भी लद्दाख से इस मसले को लेकर खफा हैं। बदकिस्मती से ये जो चीज हमारे लिए काफी अफसोस की बात लगी हुई है कि करगिल को इस सिलसिले में पूरा इग्नोर किया गया। करगिल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया और जैसे कि हमारे हिल काउंसिल के रहनुमाओं का भी ये कहना है कि उन्हें लेट एक दिन पहले उनको इनविटेशन दिया गया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट केस था, लोगों में काफी मायूसी थी। इस साल भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में G20 के अलग अलग कार्य समूहों की बैठक कर रहा है। श्रीनगर में पर्यटन को लेकर ये बैठक 22 से 24 मई को होगी, जिसका पाकिस्तान विरोध कर रहा है। इससे पहले लद्दाख में भी एक बैठक हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में भी एक ऐसी बैठक हुई जिस पर चीन ने नाराजगी जताई, मगर जम्मू में कोई बैठक नहीं होने जा रही है। जम्मू का दर्द यही है। वहाँ के लोगों को लग रहा है कि श्रीनगर और लद्दाख को अहमियत दी जा रही है और जम्मू को पीछे छोड़ा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं। इस मसले को लेकर केंद्र सरकार किसी और देश की सुनने को तैयार नहीं है। उसका ये मानना है कि जो सफलता अरुणाचल प्रदेश में हुई G20 की बैठक में उसे मिली है, वही सफलता उसे श्रीनगर में भी मिलेगी और इसके जरिए वो पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को मात दे सकेगी कि वहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।
और पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर जारी है तो बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने एनडीटीवी से कहा है कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोंडा में। गोंडा चर्चा में काफी, क्योंकि गोंडा में है बृजभूषण शरण सिंह। सब जानते हैं कि इस वक्त चर्चा बहुत जोरों पर है, पहलवान धरने पर हैं, मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दें पद से भी और सांसदी से भी। सांसद जी झुकने को तैयार नहीं, पहलवान झुकने को तैयार नहीं। सर, एक गतिरोध बना हुआ है रोज, और रोज मीडिया वहां पर होती है, पहलवान वहीं सो रहे हैं, मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी गई, अरविंद केजरीवाल गए, तमाम और दूसरे दलों के लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश का नाम नहीं खराब हो रहा है? ना आप झुक रहे हैं, ना वो झुक रहे हैं। देश का नाम तो बहुत खराब हो चुका। दुनिया के 2 देश हैं केवल जिनकी खेल में पूरी टीम जाती है। एक है भारत, दूसरा है अमेरिका। भारत यह देख करके टीम नहीं भेजता है कि मेडल आएगा कि नहीं आएगा, और बहुत बड़ा मतलब एक कह लीजिए कि दल जाता है, 50 खिलाड़ियों का या सैकड़ों खिलाड़ियों का दल जाता है, और हर टूर्नामेंट में जाता है। सरकार करोड़ों रुपया एक एक टूर्नामेंट पर खर्च करती है। आप यूं कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर 2 ही देश हैं जो खेल पर बहुत बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। और एक बात यहां और ऊपर जाती है कि भारत जो सुविधा अपने खिलाड़ियों को देता है वो दुनिया का कोई देश नहीं देता। विशेष करके मेडल आने के बाद, ओलंपिक में मेडल आने के बाद जो सम्मान और जो पैसा भारत देता है, भारत की जनता देती है, भारत की सरकार देती है, प्रदेशों की सरकार देती है, ये अपने आप में उदाहरण है दुनिया के अंदर। और आज पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा चल रही है। अभी ईरान से एक व्यक्ति आया था और वहां के रेसलिंग के लोग पूछ रहे थे कि भाई वो सिंह साहब ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, ये कैसे चल रहा है, ये क्या चल रहा है? क्योंकि भारत एक उभरता हुआ देश है। कुश्ती में कभी 20वें स्थान पर था, कभी 18वें स्थान पर था। हम अब इस समय हम वर्ल्ड के 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, कभी कभी हमारी चैंपियनशिप बनने लगी। जो हमको सीरियस नहीं लेते थे वो सीरियस, मतलब भारत एकदम मेडल लाता नहीं। और एक स्थिति ये थी कि पहले जैसे एक स्टार पैदा होता था तो वो कई साल तक चलता था। आज भारत का कोई स्टार नहीं जो 5 साल चल जाए, क्योंकि इतने बच्चे तैयार हो चुके हैं। कह सकते हैं आप कि एक एक वेट कैटेगरी में 4-4, 5-5 पहलवान तैयार हो चुके हैं। और भारत के ग्रोथ से जो है पूरा वर्ल्ड जो है एकदम अचंभित था कि भारत में कैसे इतने रसल निकल रहे हैं। और उसमें मेरी भी परिवार पहलवानों के साथ साथ मेरे भी कामकाज की प्रशंसा होती थी कि ये भूषण सिंह के आने, मिस्टर सिंह कहते हैं, मिस्टर सिंह के आने के बाद खेल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बदनामी तो करा दिया साहब। आप बदनामी हो रही है, आपकी भी हो रही है, इन्होंने अच्छी खासी हो रही है, और रेप के एलिगेशंस हैं आपके ऊपर। हमारे देश को एशिया चैंपियनशिप जूनियर अलाट थी। इन खिलाड़ियों ने लिखा कि भारत में लड़कियों के लिए माहौल सुरक्षित नहीं है। इनके लिखने पर हमारी जूनियर एशियन चैंपियनशिप कैंसिल करके कजाकिस्तान को दे दी गई। तो फिर आप झुक जाइए, आप इस्तीफा दे दीजिए, लोग चले जाएं, खत्म करिए बात। देखिए, इसलिए सवाल मैंने पूछा, मैं पूरा कर दिया। इसलिए सवाल पूछा क्योंकि आपने 12 साल दिए, आपने बोला कि जब इनको मेडल मिलता था तो मैं रोता था। जब जाहिर सी बात है हर भारतीय एक हो जाता है, जब झंडा चढ़ता है ऊपर और जनगण मन बनता है, बचता है तो सब रोते हैं, आप भी रोए। तो फिर आपने बनाया, तो आज आपको लग रहा है कि नाम खराब हो रहा है, तो आप बड़ा दिल दिखाइए, आप रिजाइन दे दीजिए और जांच होने दीजिए। देखिए, थोड़ा सा आपको पीछे चलना पड़ेगा। 18 जनवरी को जब ये लोग धरने पर बैठे, लखनऊ के एक कार्यक्रम में था, जैसे मुझे पता चला मैं भाग करके इन खिलाड़ियों से बातचीत करने के लिए गया और अपने सेक्रेटरी को मैंने फोन किया कि आप जाओ और इन खिलाड़ियों से बात करो कि क्या दिक्कत हो गई। इन्होंने खिलाड़ियों से बात करने, हमारे सेक्रेटरी से बात करने से मना कर दिया। और जब तक मैं फ्लाइट से उतरा और तब तक जो धरना मेरे इस्तीफे को लेकर के हुआ था
वो यौन उत्पीड़न में कन्वर्ट हो गया, यौन उत्पीड़न में कन्वर्ट हो गया। और उसमें कहा गया कि मेरे साथ, जब आप लोगों ने सवाल किया कि भाई जो आप लोग यहाँ बैठी हैं, जिसमें लगभग सब ओलंपियन थे, कि आप में से किसके साथ घटना घटी है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे साथ तो नहीं घटी है, और लड़कियों के साथ घटी है, 100 लड़कियों के साथ घटी है। आप थे 100 लड़कियों के। ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ ये पूरी बातचीत आप आज रात 10:30 बजे NDTV इंडिया पर देख सकते हैं। नमस्कार।